Hello everyone. We were discussing the IOQB questions in 2021 paper, part 2. So we have already discussed question number 17. Now we have to discuss question number 18. So in question 18 is based on a very important concept in evolution chapter, Hardy-Weinberg equilibrium. So before discussing the questions, numerical problem solution, I would like to give a detailed discussion about the Hardy-Weinberg, because every year the question in IOQB is asked on this topic, and maybe in next 2022 the question will be asked, and maybe it not best to be based on the numerical based, or it may be based on the conceptual. तो हमें अधिकतम लोगों को क्या होता है कि इसका न्यूमेरिकल अप्रोच तो मालूम होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या होता है हम लोग को अंडरस्टेबल नहीं होता है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले हर एक टॉपिक में जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, इनका डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो इन लार्ज पॉपुलेशन इफ मेटिंग ऑकर्स एट रैंडम and 5 factors are absent, then allele frequency remain constant generation after generation. तो क्या होता है इक्विलिब्रियम में? उन्होंने बोला था कि लार्ज पॉपुलेशन, देखिए अगर कोई भी हमको एनालिसिस करना रहता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना रहता है, तो जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है उतना ही ज्यादा हम लोग का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, उसका जो डाटा होता है उतना ही हम लोग के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक, इन लार्ज पॉपुलेशन इफ मेटिंग ऑकर्स एट रैंडम, ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेटिंग होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए, यानी जो मेल है और जो फीमेल है, ठीक है, जिनमें मेटिंग होगा, ठीक है, वो फिक्स नहीं होने चाहिए। मतलब सेम स्पीशीज के तो होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि सेम स्पीशीज में इंटरेक्शन हो पाएगा, लेकिन वो हम लोग फिक्स नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कास्ट बेस्ड होता है मान लीजिए मैरिज, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इंटर फैमिली मैरिज अगर होता है तो क्या होता है कि तो एक तरह का रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम है। रैंडमली अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तब ये हार्डी-वैनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन रहता है। अदरवाइज अगर रैंडम नहीं है, यानी हम लोग कोई निश्चित रूप से किसी को सेलेक्ट कर दिए कि हाँ इन्हीं के बीच होगा, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, तो वह नॉन रैंडम बेस पे काम करता है, यानी कोई निश्चित नहीं रहता, किसी को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हो मेल के रूप में और फीमेल के रूप में उस पार्टिकुलर स्पीशीज से। ठीक है, और जो पांच फैक्टर हैं ये अब्सेंट होने चाहिए। अगर ये 5 फैक्टर में से अगर कोई भी फैक्टर उस पॉपुलेशन में अप्लाई हो जाता है तो आपका जो इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन दिया था हार्डिंग और वेनिगर ने, वो अब वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन अधिकतम हम लोग ये समझते हैं कि हार्डी-वैनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमेशा मेंटेन रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं न्यूमेरिकल में अगर इस बात का जिक्र नहीं किया कि 5 फैक्टर अब्सेंट है या रैंडम है, नॉन रैंडम है, तो हम लोग नॉर्मल इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये सेल्फ अंडरस्टूडेबल होता है। ठीक है, तो अगर 5 फैक्टर एब्सेंट रहेंगे तभी हार्डी इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो एलिल फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट रहता है अगर ये 5 फैक्टर अब्सेंट है, और जो मेटिंग है वह रैंडम है। मेटिंग जो है क्या है, वो रैंडम है, और जो 5 फैक्टर क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो उस तब एलिल फ्रीक्वेंसी जो होता है तब कांस्टेंट रहता है। पहली बात, एलिल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें एक एलिल है। एलिल क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो कैपिटल बी है ये ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट एलील है, और ये रिसेसिव है। ठीक है, और स्मॉल बी क्या है, रिसेसिव है। ठीक, तो जो ब्लैक का है, ठीक, उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे पता करेंगे? किसी पॉपुलेशन में हम लोग को तो कोई एक एलील तो मिलेगा नहीं, हम लोग को क्या होगा, पेयर्ड एलील मिलेंगे। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के पास पेयर्ड एलील होगा, कोई पर्टिकुलर बी एलील तो होगा नहीं, चाहे डबल बी हो, ठीक, या कैपिटल बी स्मॉल बी हो, या दोनों स्मॉल बी हो, यही तीनों पॉसिबिलिटी है। ये तो होगा नहीं कि केवल सिंगल बी होगा। ठीक, इस कंडीशन में हम उस एलील बी का फ्रीक्वेंसी कैसे नापेंगे? मान लीजिए 84 ब्लैक है, ठीक है, और 16 दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि व्हाइट है। अगर हमको एलील फ्रीक्वेंसी जानना है तो क्या करते हैं, कितने इंडिविजुअल हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जितने हैं, ठीक, उस एलील से रिलेटेड, ठीक, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, टोटल सैंपल कितना लिए, ये दर्शाता है उस एलील का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर हम इस 5 फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
Consider a population of 100 cats, of which 84 are black cats and 16 are white. Assuming that the coat color is single in inheritance, calculate the number of heterozygous cat. क्या दिया हुआ है कि 100 सैंपल साइज दिया है 100 का, ठीक है, 100 टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, 100, इसमें से आपको दे दिया है 84 ब्लैक है और 16 व्हाइट है, ठीक है। अब हम बताना है हमें कि हेट्रोजाइगस कैट कितने होंगे, ठीक। तो हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग जनरल मेंडल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं, टाल और स्मॉल का कैपिटल टी स्मॉल टी, उसी तरह इसमें भी हम ब्लैक को एलील डोमिनेंट एलील को बी माने कैपिटल, तो जो पी रिप्रेजेंट करता है वो डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू क्या कर रहा है, इस रेसेसिव एलील को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमेशा अगर ये 5 फैक्टर एब्सेंट है और मेटिंग रैंडम है तो एक एलील का जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक। यानी अब देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी जनरेशन आफ्टर जनरेशन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हम लोग को पॉपुलेशन में क्या मिलते हैं, चाहे बी भी मिलेगा, ये तीनों में से कोई एक ही मिलेगा, ये तो मिलेंगे नहीं। तो अगर हम दोनों की तरफ स्क्वायरिंग करना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंपल हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो अगर स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक। पी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, ठीक है, ये एलील इंडिविजुअल में होंगे, सिंगल एलील तो पाया नहीं जाएगा। और जो 2pq है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, डोमिनेंट यानी जो ब्लैक है कितने हैं 84 और उनका तब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ये सभी क्या है फ्रीक्वेंसी से टर्म में है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, जैसे बताएं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने 84, टोटल सैंपल कितना है 100 का, तो 0.84 क्या हो जाएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एलील का, ठीक है। अब देखिए ब्लैक में दोनों आ जाएंगे, ये पी स्क्वायर बी भी ब्लैक होगा, जब कैपिटल बी और जो कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन ये भी ब्लैक होगा क्योंकि डोमिनेंट है कैपिटल बी। तो इन दोनों को मिला के पी स्क्वायर प्लस 2pq इस इक्वेशन के हिसाब से 0.84 हो गया। और क्यू स्क्वायर जो हुआ वह केवल स्मॉल बी की वजह से होगा, पेयर्ड स्मॉल बी के, तो क्या हो जाएगा 0.16। इस हिसाब से अगर हम लोग अंडर रूट लेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा 0.4। अब इस हिसाब से पहले इक्वेशन पे आ जाए, पी प्लस क्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो क्यू अगर 0.4 हो गया तो क्यू कितना हो गया 0.6, ठीक। अब हमको क्या मालूम चल गया, पी और क्यू मालूम चल गया। अब हमें बताना हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या होंगे 2pq जो इस कैपिटल बी स्मॉल बी के कॉम्बिनेशन है, तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 48, 0.48 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0.48 क्या आ गया, इसका फ्रीक्वेंसी आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी का, लेकिन हमें क्या निकालना है कितने पॉपुलेशन में है, तो टोटल पॉपुलेशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमको मालूम चल जाएगा कि कितने टोटल इंडिविजुअल हेड हो जाएगा, तो कितने हैं 48, इसका आंसर हो जाएगा 48। लेकिन अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक टर्म जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन। और देखिए जनरल क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये काफी मतलब कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, मतलब हम लोग इसको ये तो एमसीक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है कि किस पॉपुलेशन पे ऑपरेट करेगा स्मॉल लार्ज, तो हम लोग स्मॉल पॉपुलेशन पे ऑपरेट करता है जेनेटिक। ये तो हमको क्या होता है हम लोग ये मालूम होता है केवल थ्योरेटिकली, कॉन्सेप्चुअली हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसको हम चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्चुअली समझें, इसको हम ट्राई करेंगे। जीन फ्लो तो आसान उसको ही बता देंगे। नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन ये काफी डिटेल्ड टॉपिक है और आप जरूर जानते होंगे और इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन भी किया जाता है किसी भी बुक में। लेकिन इन जो दोनों टॉपिक पे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन फ्लो काफी मतलब अनडिस्कस्ड टॉपिक होता है, कई लोग इस पे डिस्कशन नहीं करते हैं, तो हम चाहेंगे कि इन दोनों टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक। पहली बात जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, चांस फेनोमेना होता है, ठीक। चांस फेनोमेना का मतलब ये हुआ कि ये कोई फिक्स नहीं है, नेचर के द्वारा कोई फिक्स नहीं है, ये कभी चांस के द्वारा हो जाएगा। जैसे क्या होता है, मान लीजिए माउंटेन का साइज ग्रो कर रहा है, ये नेचुरल फिनोमेना है, कोई चांस फिनोमेना नहीं है, ठीक। लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आ गया, ठीक, वो क्या है चांस फिनोमेना है, जिसके होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ठीक। एक काफी पॉपुलर एग्जांपल है, हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आते हैं कि जो बीटल्स होती हैं रेड और ग्रीन बीटल, उसी को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। मान लीजिए किसी
फॉरेस्ट में बीटल का पॉपुलेशन है, ठीक, कुछ रेड है, ठीक, और कुछ ग्रीन है, ठीक। अब क्या हुआ, एक दिन पार्टी हो रही थी, रेड बीटल क्या कर रहे थे, अपना जश्न मना रहे थे, ठीक, कोई रीजन होगा, पार्टी मना रहे थे एक जगह अपना इकट्ठा होकर, और ग्रीन बीटल अपना अलग पार्टी मना रही थी, ठीक है। भाई देखिए, अपने अपने रिलीजन को सब लोग बुलाते हैं पार्ट अपने विवाह शादी में, इसी तरह मान लीजिए मना रहे हैं वो लोगों के लोग कार्यक्रम। अब क्या हुआ, एक हाथी आई, मस्त घूमते फिरते हाथी आई, ठीक, और अब उसको थोड़ी ध्यान है इतनी छोटी छोटी की किस पे हम पैर रखना है। गलती से क्या हुआ, बाई चांस उसने इस वाले पे रेड बीटल के पॉपुलेशन पे अपना पूरा पैर रख दिया, और पूरा रेड बीटल का पॉपुलेशन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक, और ग्रीन बीटल सर्वाइव कर गया। अब देखिए, इसमें क्या हुआ, एक चांस फिनोमेना है। इससे क्या हुआ कि जो रेड बीटल के जितने भी एलील ही थे, रेड बीटल के मान लीजिए रेसिसिव था, ठीक, तो मान लीजिए स्मॉल बी से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो पूरा खत्म ही हो गया, ये तो ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक। अब देखिए, हार्डिंग यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम क्या कर रहा था कि अगर ये 5 फैक्टर एब्सेंट रहेंगे तभी वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अगर एक जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया पॉपुलेशन में तो क्या होगा कि जो बी है वो तो 0 हो जाएगा, जो बी 0 होगा तो पी प्लस क्यू एक कांस्टेंट ही कहाँ रह जाएंगे, A1 के बराबर रह ही कहाँ जाएंगे, ठीक, A1 के बराबर रह ही नहीं पाएंगे, कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे, बी 0 हो गया, यानी जो 2pq है ये भी 0 हो जाएगा, यानी हेटेरोजाइगस भी 0 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी हार्डिंग यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम केवल अप्लाई होता है जब 5 फैक्टर जो पहले बताए थे हम वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऑपरेट करता है स्मॉल पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यही बीटल का पॉपुलेशन इतना न हो रहकर पूरे फॉरेस्ट में, मान लीजिए यहाँ पर हम कितने लिए 3 3 6, ठीक, ये 6 ना रहकर 1 लाख होता, 1 लाख के पूरे फॉरेस्ट में होता, क्या चांस है कि जो हाथी पैर रख रही है उसे पूरा पॉपुलेशन का डेथ हो जाएगा, बहुत कम चांस है। हाँ होगा, एलील का लॉस होगा, लेकिन क्या उतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, लार्ज पॉपुलेशन पे नहीं आ पाएगा। तो अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का लार्ज पॉपुलेशन पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, इसलिए केवल और केवल क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन पे ही इफेक्ट डाल पाता है, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के कारण 2 फिनोमेना हम लोग को नजर आते हैं, ठीक। एक को हम लोग नाम दिए बॉटलनेक इफेक्ट और एक का नाम हुआ फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। तो ये नहीं, एक मिनट इस पे थोड़ा क्रिएट कर ले हम। पहला बॉटलनेक इफेक्ट, ठीक। तो रेमिफिकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो बॉटलनेक इफेक्ट को समझने के लिए पहले हम एक केस लेते हैं। मान लीजिए अमेजन का फॉरेस्ट है, ये अमेजन का फॉरेस्ट हो गया, इसमें क्या है, चीता के पॉपुलेशन, चीता 2 प्रकार के मान लीजिए हम लोग मान रहे हैं, एक व्हाइट कलर के चीता है, ठीक है, व्हाइट वैरायटी के चीताज हैं, ठीक, और एक क्या है, येलो चीताज हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, येलो चीता का मान लीजिए पॉपुलेशन कम है, ठीक है, उस अमेजन फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि जो वहां के मान लीजिए जो इनहेबिटेंट थे उन और येलो चीताज का किलिंग करने लगे। क्या हुआ, येलो चीताज का किलिंग करने लगे, क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, मान लीजिए उनका स्किन काफी कॉस्टली बिक रहा हो तो वो येलो चीताज का किलिंग करने लगे, जबकि व्हाइट चीताज का कोई मतलब इतना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं था तो उसका किलिंग हंटिंग नहीं हो रहा था, ठीक। तो क्या हुआ, अब येलो चीताज का जो हंटिंग है वो क्या कर रहा है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है, एक चांस फिनोमेना है। क्या वो चांस फिनोमेना कैसे, येलो चीता का इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये कोई नेचर तो डिसाइड किया नहीं है, ये तो हम लोग ह्यूमन का नीड है ना। तो ये क्या है, चांस फिनोमेना है, कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि हमारा क्या होगा, व्हाइट चीता का स्किन का ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाए, तो येलो चीता का मान लीजिए इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हुआ, उसका हंटिंग ज्यादा होने लगा, ठीक। और उसके बाद जब हंटिंग होने लगा तो एक टाइम ऐसा आया कि, एक मिनट, एक टाइम ऐसा मान लीजिए आया, हंटिंग होने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि केवल और केवल वाइल्ड चीताज बचे, ठीक, और पूरे येलो चीताज मारे गए। यह इसका एक एक प्रोसेस क्या हुआ, एक प्रोसेस यहाँ तक क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ कि आपका
जो येलो चीता की पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई, ठीक। और अब क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएबिलिटी में क्या हुआ, घट गया। मान लीजिए एक दो येलो चीता रह भी गया, ठीक है, मान लीजिए एक दो येलो चीता बच भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जेनेटिक क्या हुआ, कम हुआ। मान लीजिए येलो चीता का स्मॉल भी है और व्हाइट का कैपिटल भी, और कैपिटल भी आ जाए, कैपिटल भी स्मॉल भी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो येलो चीता है और व्हाइट चीता है, यानी टोटल चीताज में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी यानी जीनोटाइपिक है, जो डाइवर्सिटी था वो घट गया। अब क्या हो, मान लीजिए कभी एक ऐसा डिजीज आ गया, ठीक है, जो जिसके जिसमें येलो जो चीताज थे उनके पास रेजिस्टेंस थी, यानी उनके पास क्षमता थी कि वो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना, जबकि व्हाइट चीताज के पास वो क्या कहा जाता है, मान लीजिए रेजिस्टेंस नहीं है कि वो उस डिजीज को फाइट कर पाए, और वो आ गया पूरा अमेजन फॉरेस्ट में। तो क्या होगा कि जितने भी ये आपके व्हाइट वाले टाइगर्स, व्हाइट चीताज होंगे, ये सारे डेथ कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं थी। और येलो चीता सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन हमने उन्हें रहने ही कहा दिया कि वो सर्वाइव करे, ठीक। अब देखिए, अब इसको बॉटल नेक इफेक्ट से समझिए। मान लीजिए एक बॉटल हम लोग पीपल इकट्ठा किए, बॉटल में मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर दिए, ठीक है, भर दिए। ये जो कंकड़ पत्थर है मान लीजिए डिफरेंट वैरायटी के, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीताज की पॉपुलेशन को, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण क्या हुआ आपका, इस पीबल्स में क्या हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट में की वजह से क्या हुआ कि पीबल्स का जो एक पार्टिकुलर ट्रेट था, मान लीजिए जो येलो वाला था, उसको हम लोग खत्म कर दिया, तो बचा क्या, केवल रेड, बचा केवल रेड। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम हो गई। अगर इसको हम हल्का फुल्का भी जर्क दें, ठीक है, इसको अगर हल्का फुल्का जर्क दें, इसको गिरने की चांस ज्यादा रहेगा, यानी पॉपुलेशन खत्म होने का चांस ज्यादा रहेगा। बॉटल नेक इफेक्ट का नाम ये हुआ। मान लीजिए इस बोतल को हम लोग टिल्ट कर देंगे, ठीक है, टिल्ट कर दिए मतलब ऑलरेडी इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है और सभी पीपल आके यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। अगर इसको हल्का सा भी हम लोग पुश करें या जर्क दें, ठीक है, तो पूरी पॉपुलेशन को फॉल करने की संभावना काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डिजीज आया तो पूरा पॉपुलेशन चीताज का वाइप आउट हो जाएगा, ठीक। क्यों वाइप आउट हो गया पूरा पॉपुलेशन, अगर येलो को हम लोग रहने दिए होते, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ होता, तो क्या होता, पूरे पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती और येलो का पॉपुलेशन बचा होता, तो पूरे चीताज का पॉपुलेशन का फिर से क्रिएशन होने का चांस बनता। लेकिन क्या हुआ, एक बॉटल के नेक पे पूरे पीपल इकट्ठा हो गए हैं, सेम उसी तरह जैसे चीताज की पॉपुलेशन कम हो गई, और डिजीज एक जर्क है, यानी एक हम लोग फोर्स लगा दिए, ठीक है, और पूरा क्या होगा, पिबल्स बाहर आ जाएंगे, यानी पूरा पॉपुलेशन वाइप हो जाएगा, जिस तरह चीता का पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए इसका नाम दे दिया गया बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा बॉटल नेक इफेक्ट। अब अगला एक इसका रीजन है, यानी इसका अगला रिजल्ट है एक फाउंडर इफेक्ट। अब मान लीजिए क्या हुआ, एक मिनट मैं यहाँ पे एड कर लेता हूँ। दूसरा इसका रिजल्ट क्या हुआ, फाउंडर इफेक्ट। अब क्या हुआ, मान लीजिए वही, अब हम लोग वही बीटल वाला एग्जांपल लेते हैं। रेड बीटल का अपना पार्टी चल रहा था, ठीक, मस्त पार्टी चल रहा था, और ग्रीन बीटल का अपना इधर पार्टी चल रहा था, ठीक है, पार्टी कर रहे थे अपना। और क्या हुआ कि मान लीजिए मिट्टी पे अपना पार्टी कर रहे थे अपना अपना, ठीक है।